टॉपिक 4.9 अनुदेशन प्रक्रिया। अनुदेशन प्रक्रिया के उद्देश्य। अनुदेशन प्रक्रिया में मुख्य रूप से शिक्षक और संलग्न रहते हैं। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार लाना होता है। व्यवहार परिवर्तन के प्रमुख 3 पक्ष हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक या मनोपेशीय। अनुदेशात्मक प्रक्रिया में इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। नंबर 1, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को निम्न प्रकार का शिक्षण करके प्राप्त किया जाता है: अ पाठ प्रत्ययों का शिक्षण, ब सिवंतों को शिक्षण, स समस्या समाधान का शिक्षण, द सृजनात्मक क्षमताओं का विकास के लिए शिक्षण। नंबर 2, भावात्मक उद्देश्य। इन उद्देश्यों को प्राप्त करके विद्यार्थियों में रुचियों, मूल्यों, अभिवृत्तियों का धीरे धीरे विकास किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, कौशलात्मक उद्देश्य। इन उद्देश्यों का संबंध विद्यार्थियों को दिए जाने वाले क्रियात्मक प्रशिक्षणों तथा कौशलों के विकास से होता है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है। नंबर 1, शारीरिक कौशलों का विकास और दूसरा रचनात्मक कौशलों का विकास। प्रभावपूर्ण अनुदेशन प्रक्रिया के लिए शिक्षण और अधिगम दोनों को ही महत्व दिया जाता है। अनुदेशन प्रक्रिया में प्रमुख 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण अनुदेशन का नियोजन है, जिसमें विशिष्ट उद्देश्यों या अपेक्षाओं या अधिगम परिणामों तथा इन अधिगम परिणामों को या अपेक्षाओं को पूरा करने में सहयोगी सामग्री की पहचान करना शामिल होता है। इसके अतिरिक्त इस चरण में अधिगम अनुभवों को तार्किक, मनोवैज्ञानिक और पुनर्फलित करने वाले क्रम में संगठित करना भी शामिल होता है। अनुदेशन प्रक्रिया के दूसरे चरण में नियोजित अनुदेशन को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना शामिल है। अनुदेशन प्रक्रिया के तीसरे चरण में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का या निर्धारित अपेक्षाओं की प्राप्ति या अपेक्षित अधिगम परिणामों की प्राप्ति का आकलन करना होता है। प्रमुख रूप से अनुदेशन प्रक्रिया के यही 3 चरण हैं, लेकिन अनुदेशन प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप में लागू करते समय यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यह तीनों चरण ही एक दूसरे के साथ सह संबंधित होने चाहिए। अर्थात नियोजित अनुदेशन कक्षा में घटित होने वाले वास्तविक अनुदेशन से तार्किक रूप से संबंधित होना चाहिए तथा आकलन भी योजना और अनुदेशन से संबंधित होना चाहिए। शिक्षण के वास्तविक पुरस्कार की पहचान विद्यार्थियों पर अनुदेशन के पड़ने वाले प्रभाव से की जा सकती है और यह केवल शिक्षक के ज्ञान और शिक्षण दक्षताओं पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त रॉबर्ट ग्लेसर 1962 में इन्होंने अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को समझाने के लिए बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को प्रतिपादन किया, जिसके चरण निम्न प्रकार के हैं। अब इसमें 3 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, आयत बने हुए हैं, और पहला आयत है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ये कनेक्टेड है दूसरे आयत से, उसमें लिखा है पूर्व व्यवहार, और ये वाला कनेक्टेड है तीसरे से अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, और तीसरा रेक्टेंगल जो है आयत वो चौथे आयत से कनेक्टेड है, उसमें है निष्पादन का आकलन। और जो ये पहला और आखिरी वाला ये आपस में कनेक्टेड है एक लाइन से, एरो से, फ्लो चार्ट बना हुआ है ये तो, और उसके बीच में उसको वन एंड को दूसरे एंड से जोड़ा हुआ है और उसके नीचे लिखा है पृष्ठ पोषण। और ये वाली लाइन जो है ये बीच में जो 2 रह गए ना, सेकंड और थर्ड रेक्टेंगल, उनके साथ भी ये कनेक्टेड है। तो ये चित्र है, इसका नाम है चित्र 1 ग्लेसर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ग्लेसर के अनुसार, अब इसको रिटन फॉर्म में बता रही हूँ, अभी ये फ्लो चार्ट था, फिगर बनी हुई थी, लेकिन इसमें दिया क्या हुआ है वो मैं अब आगे बता रही हूँ। ग्लेसर के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के प्रतिमान को 4 प्रमुख तत्वों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। नंबर 2, पूर्व व्यवहार। नंबर 3, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। नंबर 4, निष्पादन का आकलन। रॉबर्ट ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान में तीसरा घटक अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का है। यह चरण या घटक शिक्षण प्रक्रिया की पाठ्यवस्तु की रूपरेखा और इसके विभिन्न तत्वों के प्रस्तुतिकरण का वर्णन करता है। अनुदेशन के नियोजन से शिक्षकों को निम्न प्रकार की सहायता मिलती है। नंबर 1,
नियोजन के उपरांत शिक्षक अनुदेशन प्रक्रिया के बारे में निश्चिंत होकर यह विचार कर सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए बेहतर ढंग से कैसे प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 2, निश्चित उद्देश्यों और अध्ययन सामग्री पर ध्यान केंद्रित रहता है। नंबर 3, वास्तविक शिक्षण प्रारंभ होने से पहले शिक्षक अपने नियोजित अनुदेशन योजना की समीक्षा कर सकते हैं और प्रकरण के बारे में और ठीक से परिचित हो सकते हैं। नंबर 4, शिक्षकों को यह निश्चित करने में आसानी रहती है कि वास्तविक अनुदेशन प्रारंभ करने के लिए कुछ गतिविधियां पूर्ण करनी है तथा कुछ निर्धारित ढांचा है जिसका अनुसरण करना है। नंबर 5, दिन प्रतिदिन की पाठ योजनाओं को इकाइयों और पाठ्यचर्या के प्रकरणों को विस्तृत एकीकृत लक्ष्यों के साथ जोड़ने में सहायता मिलती है। अगला टॉपिक है 4.10 अनुदेशन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, सुनियोजित अनुदेशन में अपेक्षित विशिष्ट अपेक्षाओं या उद्देश्यों के अनुरूप विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों का उपयोग करना। नंबर 2, विद्यार्थियों की रुचियों, कमजोरियों और शक्तियों को ध्यान में रखना। नंबर 3, समुचित अधिगम परिणामों की कल्पना अर्थात विद्यार्थियों की उपलब्धि और रुचि के अनुसार। नंबर 4, समय प्रबंधन करना। नंबर 5, अनुदेशन से पहले ही जरूरी सहायक सामग्री एवं उपकरणों की तैयारी एवं विद्यार्थियों के लिए इसकी उपयुक्तता। नंबर 6, व्यक्तिगत और टोली के प्रयासों की उपयोगिता। नंबर 7, नियोजित अनुदेशन का अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान अनुसरण करना। और अगला टॉपिक है 4.11 अनुदेशन के नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व। अनुदेशन के नियोजन में हमेशा केवल पाठ्यचर्या से संबंधित प्रकरणों को ही ध्यान में नहीं रखते बल्कि अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और योग्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताएं एवं योग्यताएं, निर्धारित विशिष्ट अपेक्षाएं या उद्देश्य, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुदेशन का नियोजन आवश्यक होता है। इसके साथ ही नियोजित अनुदेशन से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है तथा एक निर्धारित समय सीमा में पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। पाठ्यचर्या के प्रकरणों को सरलता, सुगमता से बोधगम्य बनाने के लिए और विद्यार्थियों की शक्तियों के विकास के लिए अनुदेशन का नियोजन जरूरी होता है। अनुदेशन के नियोजन से शिक्षक के लिए एक निर्धारित ढांचा मिल जाता है जिससे वह उसी के अनुरूप अनुदेशन करता है तथा निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक सामग्री की पहचान करने में भी बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही नियोजन शिक्षक के लिए मुख्य विषय से भटकने से बचाता है। उद्देश्यों के निर्धारण से शिक्षक उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। इससे शिक्षक को भी सभी शिक्षण गतिविधियों को क्रमबद्ध करने, संगठित करने में सहायता मिलती है। शिक्षक अनुदेशन की सहायता से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। अनुदेशन गतिविधियों में सह संबंधित करने में सहायता करता है तथा सुसंगठित अधिगम अनुभवों को प्रदान करता है। नियोजन से आर्थिक दृष्टि से समय और ऊर्जा की बचत होती है। और इसके बाद अभ्यास प्रश्न नंबर 1, अनुदेशन का नियोजन क्यों आवश्यक होता है? प्रश्न नंबर 2, अनुदेशन प्रक्रिया के चरणों को ग्लेसर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अनुसार समझाइए।